नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं हृदय रोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में हृदय रोग को किस तरह से समझा जाए और आयुर्वेद के हिसाब से क्या हेतु वगैरह है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे दिया हूँ, जिसको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। किसी को पेशेंट के बारे में डिस्कस करना है, पेशेंट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। हृदय रोग के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जो हृदय है वो जीवन की सारी क्रियाओं को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय का ही संकोच और प्रसरण का परिणाम है कि शरीर चलता है, मतलब पंपिंग एक्शन जो हो रहा है उसी के वजह से शरीर चलता है। शरीर के सभी अंग और प्रत्यंग जो हैं वो अपना कार्य जो है एक निश्चित सीमा तक करते हैं। मतलब हाथ पैर हिलाना है, दिमाग का काम है, वो एक एक काम तक होके फिर रुक जाता है। लेकिन हृदय तो बिना कोई गति के रोके, जिसको हम निर्वाचित गति बोलेंगे, अपना कार्य अहोरात्र मतलब चौबीसों घंटे करता रहता है। इतना ही नहीं, संकटकालीन जो परिस्थितियां आती हैं उसमें भी हृदय जो है वो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है। जो हृदय है वह जीवन की सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। शारीरिक मानसिक क्रियाएं और आहार वातावरण, इनके हीन मिथ्यात्योग हृदय को भी प्रभावित करते हैं। मतलब शारीरिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं, उसका इफेक्ट हार्ट पे होता है। कोई टेंशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में एंजाइटी में है, तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट का फंक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये है आहार। अगर हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट हार्ट पे पड़ता है, हार्ट में बहुत हैवीनेस लगता है। या फिर भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। या वातावरण ठंडे में है तो अलग हार्ट बीट का अनुभव होगा, गर्मी में है तो अलग होगा। तो वातावरण का भी प्रभाव हृदय की गति पे होता है, आहार का भी होता है, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, मन से हम क्या अच्छा सोच रहे हैं बुरा सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं तो दिल को अच्छा लगता है, हार्ट को अच्छा लगता है, हार्ट का फंक्शन होता है। मतलब इनका हीन योग, मिथ्या योग या अति योग, उसका भी इफेक्ट हार्ट पे होता है। तो हम लोगों में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे देश में जीवन स्तर जो है ये 2 दशकों से ज्यादा अच्छा हो गया है। पहले के जमाने में लोग फिजिकल वर्क बहुत करते थे, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा थी भारत में। तो लोग ना अच्छा इलाज नहीं कर पाते थे, बीमार पड़ जाते थे, मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के जमाने में लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है। आज के जमाने में आप देखेंगे लेडीज के बालों में जुएं नहीं आती है, पहले बहुत जुएं रहती थी। गर्मी बहुत रहता था। अब अभी पहले मच्छर बहुत होते थे सब जगह, अभी मच्छर नहीं है। पहले देखे तो घर में मिट्टी के मकान होते थे, या छिपकलियां होती थी, कीड़े मकोड़े होते थे, सांप निकलते थे। पहले का जीवन थोड़ा कष्टकारी था। आज का जीवन सुखमय है कि आज हमें ईमेल से सब कुछ भेज देते हैं। हमें हमारे पास फैन है, कूलर है, एसी है। पहले टीवी रहता था तो
पूरे मोहल्ले के लोग टीवी आके देखते थे, रामायण आया, क्रिकेट आया, सब लोग देखते थे। आज सबके पास मोबाइल में टीवी आ गया है। तो मतलब जीवन अभी सुखमय हो गया है, तो जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। लेकिन इसके साथ में हृदय रोग भी बढ़े हैं अभी, क्योंकि उतना फिजिकल वर्क नहीं है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है और नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हृदय रोग बढ़ गए हैं। तो हृदय रोग में प्रमुख कारण क्या है कि फिजिकल वर्क का अभाव होना। इसी तरह से फैट वाली चीजें ज्यादा खाना, जिसमें वसा ज्यादा है, फैट वाली चीजें जैसे मैदा हो गया, तेल वाली चीजें ज्यादा लोग खा रहे हैं। फिर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, और टीवी में भी ऐड आते हैं कि आप कमला पसंद या विमल खाइए, और बहुत सारी ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं, दिमाग पे वो बॉम्बार्डिंग होता है कंटिन्यू कि आप ये खाएंगे तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो तंबाकू का सेवन व्यसन बढ़ गया है अभी। इसी तरह से अनियमित जीवन है। पहले के लोग जो थे ना गांव में, अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं कि जो सूर्यास्त के पहले खाना खा के और 7-8 बजे ही सो जाते हैं, और लेकिन सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं, और उठने के बाद एक्सरसाइज या खेती में काम करना ये सब करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, अर्बन एरिया में लोग 3-4 बजे सोते हैं और 10-11 बजे उठते हैं। तो ये अनियमित जीवन, इसकी वजह से हृदय के रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी तरह से लोग अभी के जमाने में मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। पहले के जमाने में बचपन का आप समय सोचिए, तो इतना मीठा नहीं मिलता था। आजकल तो चॉकलेट और ये मतलब जैम और हर चीज में मीठापन ज्यादा है, टॉफी, चॉकलेट, और हर चीज में मीठा बहुत खाते हैं लोग। फिर नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, वेफर्स, बच्चों को वेफर्स और कुरकुरे, चिप्स, ये सब नमक बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं। अगर खाने में नमक थोड़ा कम हो गया तो लोग ज्यादा ज्यादा नमक डाल के खाते हैं। इस तरह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, स्मोकिंग बढ़ गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है। मतलब ये 5 S बढ़ गए हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, स्मोकिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और लोग विकृत चीजों को ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसी तरह से पॉर्न वीडियोस देखना। मतलब जो अनावश्यक चीजें जो अधोगति को लेके जाती है उसमें लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो जब शुक्र का क्षय होगा तो वह हृदय में जो स्थित ओज है उसका नाश करता है, जो 8 बिंदु ओज बताए उसका नाश होगा, और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में हृदय रोग 5 प्रकार के बताए हैं: वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग, सन्निपातज हृदय रोग और कृमिजित हृदय रोग। तो चिकित्सा की दृष्टि से आधुनिक सभी हृदय रोगों का समावेश 5 प्रकारों में हो जाता है। लेकिन आज का जमाना यंत्रीकृत है, मतलब हर चीज के लिए यंत्र है, ईसीजी मशीन है, 2D इको करने के लिए मशीन है, फिर एंजियोग्राफी करने के लिए उसको पूरा स्क्रीन पे देखने के लिए मशीन है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एंजियोप्लास्टी करने के लिए मशीन है। और तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब हार्ट का अच्छा तो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वर्गीकरण जो है वो 5 ही टाइप में आयुर्वेद में बताया है। इसी को हमको एलोपैथी के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। हृदय रोग के जो सभी रोग होते हैं वो सद्य प्राणहर नहीं रहते हैं, लेकिन जो हृदशूल हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, हृदय आघात हो रहा है, ये सब क्या होते हैं, प्राण नाशक होते हैं। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, ये सब कैसे होते हैं, तुरंत ही मृत्यु को कर देते हैं। हार्ट बंद हो गया, क्या कर सकते हैं, रक्तवाहिनी फूट गई, क्या कर सकते हैं, वो मृत्यु, एंजाइम इतने सीक्रेट हो जाते हैं कि वो मृत्यु तक हार्ट काम ही नहीं कर पाता है। ये प्राणघातक होते हैं। तो क्या होता है कि रोगी और उनके परिजन हृदय रोग का नाम सुनते ही स्तब्ध हो जाते हैं। अगर कोई भी हार्ट का बीमारी हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, अरिथमिया हो गया, फिब्रिलेशन हो रहा है, वॉल डिजीजेस हो गए, ऐसे नाम सुनते ना, कार्डियोमेगैली हो गया, ऐसे नाम सुनते ही लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अरे हार्ट का बीमारी हो गया, अब तो बहुत ज्यादा मृत्यु के करीब जा रहे हैं, कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा हो जाता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो मानसिक तुष्टि, संतुष्टि होना, और आयुर्वेदिक चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो हृदय का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग हृदय को ठीक कर सकते हैं। और ये हमारा गुणवत्ता अच्छा रहे, मेडिसिन अच्छा रहे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा रहे, तो घातक रोगों के लिए भी हम लोग अच्छी चिकित्सा दे सकते हैं, जो हम उस स्टेज में जाने ही न दे कि इमरजेंसी की कंडीशन है कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़े। तो आयुर्वेद का हमें हमेशा देखना चाहिए, चिकित्सा में हमें दोष दूष्य और आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप ही चिकित्सा करनी है। लेकिन रोग विनिश्चय, क्या व्याधि है, वो हमें आधुनिक विभाजन ही तर्क संगत करता है। जैसे कि हमने ईसीजी निकाला,
2D इको निकाला और उसमें पता चला कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या अरिथमिया हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, या इस PQRST जो वेव है वो उल्टा पुल्टा हो रहे हैं। अभी हम लोग इस पे भी सेशन लेंगे कि ECG कैसे पढ़ना है, हम लोग को क्या करना है, और आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे देनी है, वो भी हम लोग आगे आने वाले सत्रों में करेंगे। तो आधुनिक जो भी आजकल टेक्नोलॉजी है उससे हमें अच्छे से एनाटोमिकली क्या क्या बीमारियां हो रही हैं हार्ट में, उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। लेकिन हमें दोष दूषित समूर्चना और आयुर्वेद के सिद्धांतों से जब चिकित्सा करते हैं तो वो सफल चिकित्सा होती है, परमानेंट चिकित्सा होती है। अब कुछ हार्ट की बीमारी होती है जो सहज होती है, तो जैसे कि कंजेनेटल हार्ट डिजीज हो गया। कभी कभी वो जो छिद्र छिद्र रहता है, फोरामिना ओवैलिस, वो खुला रहता है, तो राइट और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा शरीर पीला या नीला हो जाता है, या गुलाबी होके ब्लू बेबी हो जाता है। और हृदय को रक्त की आपूर्ति अधिक होती है, बच्चा नीला पड़ जाता है, नाखून भी नीले पड़ जाते हैं। छिद्र कभी कभी छोटा होता है, तो रोते समय बच्चा बहुत ब्लूइश कलर का हो जाता है, उसको फिर प्रतिशय, श्वास का ज्वर, अनुत्साह, पांडु इत्यादि लक्षण हो जाते हैं। कभी कभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, कॉर्प हार्मोनल हो जाता है। ऐसे हार्ट की जो कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। या फिर एओर्टा जो है वह क्वैक्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, मतलब एओर्टा ना तीन चार ऐसे विकृत स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसी में एक होता है कार्डियोमेगैली। कार्डियोमेगैली या तो बचपन से होती है या फिर बाद में होती है। तो आयुर्वेद में बोला है कि वेग अवरोध किया, मल मूत्र आदि वेगों का अवरोध किया, तो वायु जो है, वायु का एक सामान्य वॉल्यूम अगर देखें तो पूरे बॉडी में जैसे 1000 ml है, ठीक है। अगर वायु जो है, अपान वायु को आपने एक जगह से निकलने नहीं दिया, वह फिर क्या करेगा, अपान वायु व्यान को प्रेशर करेगा और व्यान की मात्रा बढ़ जाएगा। और व्यान हृदय स्थित, व्यान हृदय में है, तो वहां का जो वो हार्ट है उसको वो प्रेशराइज करके बलून की तरफ फुला देता है, जिसको हम लोग हृदय व्यास या हृदय विस्फार बोलते हैं, कार्डियोमेगैली बोलते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या चिकित्सा करना है कि वायु का अनुलोमन करने वाला, मल का अनुलोमन करने वाला, और जो हृदय में वायु बढ़ा हुआ है उसको निकालने वाला चिकित्सा, और हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ देने वाला चिकित्सा, ये सब हमें चिकित्सा करने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग देखें तो हृदय जो है वो मांसपेशियों से बना हुआ है, ऐसी रचना है जो कार्डियक मसल से बना हुआ है। ये पेशियां आवश्यकता के अनुसार कहीं पतली होती हैं, कहीं मोटी होती हैं। हृदय के जिस भाग को अधिक कार्य करना पड़ता है वहां पे मोटी होती हैं। वो आपने पढ़ा होगा परकंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस, वहां पे वो मजबूत रहती है जहां पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो और जहां कम काम करना पड़ता है वहां पे पतली होती हैं। तो हृदय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, जब हृदय को अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ता है, तो आविष्कार आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। इसलिए हृदय पेशी विस्तृत होकर रक्त की संचालन की क्रिया को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न करती है, लेकिन ये क्रिया की कोई सीमा नहीं होती है। तो सीमा का उल्लंघन हो जाता है तब श्वास कास, चलने में असमर्थता, भूख कम लगना आदि लक्षण हो जाते हैं, और हृदय ध्वनि बाई ओर को खिसक जाती है, हार्ट बीट थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और जो मतलब हार्ट का कार्डियोमेगैली हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ये हमें एक्सरे में भी पता चलता है, या फिर हम लोग और MRI वगैरह करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि हार्ट में वो और एक्सरे में पता चल जाता है कि कार्डियोमेगैली है। एलोपैथी के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हार्ट तो अब फट जाएगा, अटैक आ सकता है। उनके पास इसका आंसर नहीं है, उनके पास हेतु नहीं है कि क्यों हुआ है। वो बोलते हैं एनाटॉमिकली डिफेक्ट है तो हुए। अब इसमें चिकित्सा अगर हम लोग करना चाहें तो पहले तो वेग अवरोध का जो हिस्ट्री है उसको रोकना है, दिनचर्या को अच्छा करना है। सुबह सूर्योदय के पहले ब्राह्म मुहूर्त, 1.5 घंटा पहले उठ के ब्राह्म मुहूर्त में उठ के चलना फिरना करें, प्राणायाम करें, आसन करें, योगासन करें, और सूर्य नमस्कार करें। और फिर बिना भूख के खाना न खाएं। अगर सुबह उठ के घूमते हैं तो पेट अपने आप साफ हो जाता है, उस टाइम पे सारे प्राण वायु अपान वायु सब जागृत रहते हैं, तो क्रिया अच्छी होती है। और हमारे शरीर, हमारे उसमें बोला ये ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। फिर क्या बोला है, शरीर चिंता निवृत्ते कृत शौच विधि तथा, शरीर की चिंता को छोड़कर पहले शौच विधि करना है, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। फिर जब भूख लगती है तब खाना खाना है। ऐसे जो नियम बताइए, बिना भूख के खाना खाने से सारे हार्ट की बीमारियां होती हैं। उसके साथ में
हमें पंचकर्म चिकित्सा करना बहुत अच्छा है, हृद बस्ती करना है। फिर उसमें शीर वाला तेल, शुद्ध वाला तेल, धन्वंतर तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल, या काढ़े की बस्ती देना है तो दशमूल काढ़ा हो गया। फिर उसके बाद में रासने रंड मुलादी बस्ती हो गया, दशमूल का काढ़ा हो गया, बिलवादी काढ़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे काढ़े हैं। काढ़े का नीरू और तेल का अनुवासन बस्ती देने से जो वायु है वो प्राकृत गति में आता है, क्योंकि वायु का मूल स्थान पक्वाशय है। पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषता। तो जो जहां पे वायु की उत्पत्ति हो रही है कटु अवस्था पाक में, वहां पर ही वायु जहां पे है उसका मेन घर है, वहीं पे हमने अगर वायु का शमन कर दिया तो वो व्यान वायु जो है वो बैलेंस हो जाएगा। जो वहां पे बढ़ा हुआ है वो अपने आप उसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा, वायु का गति जो है वो नीचे से अनुलोमित होकर निकलते रहेगा, तो कार्डियोमेगाली ठीक होगा। इसके साथ में हृदय को बल देने वाला नागार्जुनाब्र रस, उसी तरह से शोथांतक क्वाथ, प्रभाकरवटी, अर्जुनारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, फिर हृदय चिंतामणि रस, हृदय वल्लभ रस। मैं बहुत सारे द्रव्य बता रहा हूं, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। रजत विद्रुम योग, उसी तरह से मंडूर वज्र वटकम, फिर स्वर्ण नवरत्न चिंतामणि रस, पुनर्नवादी मंडूर, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी गुगुल, ये सब देते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पार्थ्याद्य रिष्ट या अर्जुना रिष्ट देते हैं, दशमूला रिष्ट देते हैं, बला रिष्ट देते हैं, लोहासव देते हैं, द्राक्षासव द्राक्षा रिष्ट देते हैं। अग्नि को बढ़ाना है, दीपन पाचन अनुलोमन अच्छे से करना है, तो अपने आप कार्डियोमेगाली धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमें ये देखना है कि किन कारणों से हृदय को क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ रहा है। पेशेंट क्या बहुत ज्यादा सोच रहा है क्या, या पेशेंट बहुत ज्यादा मैथुन कर रहा है क्या, या पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है क्या, किस कारण से हार्ट को काम करना पड़ रहा है। पेशेंट बहुत ज्यादा दौड़ रहा है क्या, क्या कारण है कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहा है, तो उसको 6 सप्ताह के लिए, मतलब 1.5 महीने के लिए शारीरिक और मानसिक विश्राम करना बहुत जरूरी है। तो उसको पूरा बेड रेस्ट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा नॉर्मल लाइफ करें, तो वेकेशन के लिए जाएं, हिली एरिया में जाएं जहां एकदम शांत वातावरण हो। ऐसे करें ना तो हार्ट को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जितना ज्यादा पंप करना पड़ रहा था, वैसे अब जैसे लोग आईटी में है या फिर कॉम्पिटेटिव जगह में है बहुत ज्यादा, या फिर शेयर मार्केट में है, कब क्या हो जाए कब क्या नहीं हो जाए, ऐसे बहुत ज्यादा डर रहता है, एंग्जाइटी रहता है। वहां से स्थान परिवर्तन करना है। जब स्थान परिवर्तन होगा जहाँ शांत है, जहाँ झरने हैं, जहाँ पे नदियां हैं, जहाँ वन उपवन है, जहाँ एकदम शांति है, वहां जाने से हार्ट की बीमारियों में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से खाने में जो फैट्स वाली चीजें हैं या नमक वाली चीजें हैं वह त्याग देना है। जैसे कि बहुत तेल वाला चीजें खा रहे हैं, हमारे आयुर्वेद में घी खाने को बोला है ना, लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन होने के बाद में ही घी खाने को बोला है। अगर दीपन पाचन नहीं है, अमावस्या और घी खा रहे हैं, तो वो शरीर को नुकसान करेगा। इसी तरह से जो व्यसन है, कि व्यसन कुछ भी हो सकता है, चाय का व्यसन, कुछ लोग हर मिनट में चाय पीते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। कुछ लोग चेन स्मोकर रहते हैं, जितना मतलब वो खाना नहीं खाते उतना स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी और सिगरेट और हुक्का ये सब पीते हैं, और गांजा का सेवन करते हैं। तो व्यसन जो है वो हर तरह का, रात्रि जागरण करके टीवी देखना ये भी व्यसन है, ज्यादा सोना वो भी व्यसन है, ज्यादा चुगलखोरी करना वो भी व्यसन है। हर तरह का जो व्यसन है वो वात का प्रकोप करता है ना, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज का व्यसन हो, लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद होता है, दिन भर लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो व्यसन जो है उनको अंकुश लगाना है। उसी तरह से हार्ट को अच्छा करने के लिए कुछ रसायन द्रव्य आयुर्वेद में बताया है, जिससे हृदय का आयु बढ़ता है, हृदय का फंक्शनल एक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ता है। तो उसमें आंवला है, अर्जुन है, फिर हरितकी है, च्यवन प्राशावले है, आंवला का रसायन है आम्लकी रसायन, फिर अगस्त रसायन है। इनका प्रयोग करें ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत ही अच्छा, और वो भी पेट साफ करके अच्छे से दीपन पाचन अनुलोमन करके इसका सेवन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अच्छा नींद होना चाहिए, अच्छा आहार होना चाहिए, षड रसात्मक शुद्ध आहार, जो भारतीय खाना है शुद्ध वह खाना खाए, दाल चावल रोटी ये खाएं। ये नहीं कि मैगी खा रहे हैं, पेप्सी कोला पी रहे हैं और फिर चाय कॉफी पी रहे हैं, ये सारा चीज नहीं है भारतीय खाना। जो शुद्ध ऋषि मुनि लोगों ने अपने भारत के हर राज्य के लिए जो खाना बनाया है, महाराष्ट्रियन खाना अलग है, राजस्थानी खाना अलग है, गुजराती खाना अलग है, वह स्थान के हिसाब से और व्यक्ति का प्रकृति के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। जिस राज्य में रहते हैं, साउथ में लोग कोस्टल एरिया है तो क्षारीय भूमि है बहुत ज्यादा, तो वहां पे अम्ल रस का चीजें, खट्टी चीजें ज्यादा, फर्मेंटेड चीजें खाना पड़ता है।
क्योंकि वो भूमि वैसा है, क्षारीय है। वहां के पानी में अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा है। वहां के हवा वगैरह जैसा भी है ना, वहां पे अम्ल रस ज्यादा खाना पड़ता है। उत्तर भारत में लोगों को सरसों का तेल वगैरह खाना पड़ता है, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है। और महाराष्ट्र के इधर देखेंगे तो मूंगफली का तेल, सूर्यफूल का तेल, पाम ऑयल, ये सब का प्रचलन है। जैसा देश वैसा खाना खाना, और वो भी शुद्ध पारंपरिक खाना खाना, यह हार्ट की बीमारी के लिए सबसे अच्छा है। इसी तरह से ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा चलना नहीं है। खाना खाते टाइम बहुत टाइम नहीं लगाना है कि बच्चे भी है ना, उनको हार्ट का बीमारी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बचपन से डोरेमोन, शिनचैन, फिर मोटू पतलू, फिर ऐसे अलग अलग वो मूवी वगैरह जो रहते हैं ना बच्चों का, वो कंटिन्यू देखते रहते हैं। या कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, खा रहे हैं देख रहे हैं, खा रहे हैं देख रहे हैं। ये सब चीजें गलत है। आयुर्वेद बोलता है तन मना भुंजित, मन लगा के खाना खाना है, चबा के खाना है। थोड़ा गर्म खाना खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है, थोड़ा गर्म खाना है। थोड़ा घी होना चाहिए। स्निग्धम अश्नियात उष्णम अश्नियात, नाति द्रुतम नाति विहसन नाति जल्पम। मतलब बोलते हुए नहीं खाना है, ज्यादा हंसते हुए नहीं खाना है, ज्यादा दुखी होकर नहीं खाना है। जो भी नियम है चरक संहिता में बताया है, खाना आहार विधि विशेष आयतन में, उसका नियम का पालन करना है। और कोई भी काम में शीघ्रता नहीं करनी है। खाना खाए और तुरंत भागे, गाड़ी लेके भागे, तो खाने का विषम पाक होगा। खाना खा के थोड़ा रेस्ट करना है, वाम कुक्षी होके थोड़ी देर के बाद फिर काम पे जाना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन पेट में हो और अन्न पचन में। और एक बार में अधिक भोजन नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा जैसे भूख लगती है वैसे खाना खाना है। और अपना बीपी को हमेशा नियंत्रित रखना है। बीपी चेक करना है। बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना, नहीं तो लो बीपी हाई बीपी जो है ये शरीर को नुकसान दे सकता है। जब हम ऐसा करते हैं तो कार्डियोमेगाली जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। डॉक्टर गंगवार सर, आप कोई पेशेंट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तनिका मैडम, महेंद्र सर, अभय सर, वीना मैम, हरिहर सर, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर नेहा मैम, डॉक्टर वर्षा मैम, डॉक्टर शैलजा मैम, डॉक्टर शशि मैम, आप लोगों में से किसी को कोई केस के बारे में बताना है तो बता सकते हैं। अगर आप लोग को सुनना है तो मैं, हाँ बताइए मैम, शैलजा मैम बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। जी मैम बताइए। सर, मैंने आपसे एक वो केस के बारे में पहले बात की थी ना, यूट्राइन पॉलिप का। तो उसका यूटर मैंने देखा था कौन सा सारा। पॉलिप, कौन सा पॉलिप कहा यूट आपने? यूट्राइन पॉलिप। यूट्रेन पॉलिप, हाँ जी। हाँ जी। फिर उसका मैंने जैसे उसकी हिस्ट्री वगैरह सारा मैंने देखा था, तो इसमें इसका ये आया, एक तो उसका डेली कर्ड लेने का, दही लेने का उसका एक सेतु है कि डेली उसको लेना ही लेना है। जी और सेकेंडली उसका दिनचर्या जो है ना, वो भी मतलब की सही नहीं है। जैसे सुबह 9 बजे उठना और 12 बजे रात को सोना। और फिर जो खाना होता है उनका वो भी लेट होता है, जैसे रात को 10:30 बजे खाना है और 11 बजे उसके बाद दूध ले लेना, मतलब नमक और दूध का भी उसमें निकल जाए। और एक तो पहले लास्ट ईयर एक मतलब फीवर वगैरह काफी रहा है, और 1 महीने तक तो उसको फीवर है, जिसलिए इसमें एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह भी काफी ली है। बाकी तो और स्ट्रेस भी है उसका। तो तो सर इसमें उसको ठीक है, थोड़ा गाइड मतलब कीजिए। अभिसंधी चीजें खा रही हैं, दही का सेवन ज्यादा हाँ कर रही जी। है, विरुद्ध अन्न हाँ खा रही जी। है, लेट उठ रही हैं, पेट हम्म। साफ नहीं हो रहा है, तो दिनचर्या बिगड़ा हुआ हाँ है। तो जी। इससे कहीं ना कहीं मासव स्रोतस की दृष्टि है, आर्तव स्रोतस की दृष्टि है ना। हाँ तो जी। पॉलिप है तो कहीं ना कहीं मास जो है, मास वहां पे बढ़ रहा है, यूट्राइन पॉलिप हो रहा है। तो उनको क्या सिम्टम क्या है? सिम्टम सर ऐसे है कि उसको पीरियड्स जो आते हैं जब, तो जैसे पीरियड जब स्टार्ट होने तो 2-3 दिन पहले स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। और सेकेंड, उसको जो पीरियड्स आते हैं फॉल्स मिलेंगे। जी। ये बाकी पीरियड्स हैं रेगुलर हैं। और तो थोड़ा उससे पाइल्स की भी प्रॉब्लम है। पाइल्स की प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि अग्निमंद है, लेट उठती हैं, पेट साफ होता नहीं है। तो आप उनको हाँ दीपन जी। से अनुलोमन कराइए, उनकी अर्श की चिकित्सा करिए। अगर सूखा हुआ पाइल्स है तो अर्शोग्निवटी, अर्श कुठारस, कांकायन वटी, भल्लातक चूर्ण, ये सारी दवाइयां दीजिए। या पाइलेक्स टेबलेट, अभ्यारिष्ट, ये सब दीजिए, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। एक बात ये है। दूसरा क्या है हम्म। कि अपान क्षेत्र में पूरा दुष्टि है उनको, और उसी की वजह से हम्म। यूट्राइन पॉलिप हो रहे हैं। अगर कोई लेट हम्म। उठेगा, दही खाएगा, तो उसको मासव स्रोत दुष्टि होगा, आर्तव तो उसका बिगड़ेगा ही। तो इसलिए उनको दिनचर्या बोलिए।
जैसे हम बोला है कि सूर्यास्त के पहले उठना है, ब्राह्म मुहूर्त में वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है, रात को जल्दी सोना है ना, ये सब उनका दिनचर्या अच्छा करिए। हेतु सेवन बंद कराइए, जो भी उल्टा उल्टा विरुद्ध अन्न वगैरह खा रहे हैं, बिना भूख के हाँ खाना नहीं जी। खाना है, उनको आप लंघन कराइए। जैसे चावल का मंड दीजिए, यूष दीजिए, लंघन कराइए। और दीपन पाचन में बहुत सारी दवाइयां मैं बता रहा हूँ, जैसे आरोग्य वर्धिनी वटी, सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत। अगर पित्त बढ़ा है तो प्रवाल पंचामृत, वो भी दीपन पाचन करता है। इसी तरह से ठीक है। दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अजमुदाति चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, जो भी, या फिर आप रस पाचक, रक्त पाचक से भी शुरू कर सकती हैं। जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है वो अच्छे से रस पाचक, रक्त पाचक से करिए। अपान को ठीक करना है तो आप अनुलोमन करिए, तो एरंड तेल दे दीजिए, त्रिवित लेहम दे दीजिए। और फिर मेंसेस को ठीक करना है, ये 1 महीना में जाएगा काम, दीपन पाचन अनुलोमन और ये सब 1 महीना जाएगा। उसके बाद में सेकंड मंथ में उनको फल घृत, पुष्प धनवा रस, नश पुष्पांतक रस, कन्या लोहादिवटी, फल घृत, है ना। उसी तरह से ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है, पाठाइंद्र त्रिकटु। उस तरह से रक्त धातु को और अच्छा करना है तो नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, ताप्या दिलो, ऐसा दीजिए। और उनको फिर पहले महीने में विरेचन वगैरह करा दिया। दूसरे महीने में जब उनका पाइल्स ठीक हो जाएगा, पाइल्स ठीक होने में 1-2 महीने लग जाएगा, जब पाइल्स पूरा ठीक हो हम्म। जाएगा तो बस्ती देना इजी हो जाएगा। तब उनको आप बस्ती का योजना करिए, जैसे कि धानवंतर तेल है, सहचरादि तेल है, क्षीर बला है, शुद्ध बला है, चंदन बला, लाक्षादि तेल। ये जब आप देंगी तो उनके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। मेंसेस रेगुलर हो गए तो ठीक हो गई। और पॉलिप भी डिसॉल्व करना है तो मांस पाचक दीजिए, मांस पाचक, मेदोपाचक, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ उनको जी। बोल दीजिए कि आपको ठीक। पूरा ठीक होने में मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लग सकते हैं, इसके पहले। ठीक है सर। अब बोलिएगा आपका हम्म। 42 डेज तो हमें अग्नि अच्छा करने में लगेगा, उनको बोलिए कि टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन में ठीक हो गए भाग गए। या अभी वो क्या करते हैं, पॉलिप बड़ा है ना तो मायोमेक्टोमी करते हैं, वो जला देते हैं। वो हाँ सब जी। उससे बार बार आता है, शरीर में अशुद्धि बहुत है, इसलिए शरीर का क्लींजिंग होना जरूरी है ना। ठीक है। ठीक है ना। सर मैंने जिसका ट्रीटमेंट जो थोड़ा स्टार्ट किया था ना, उसमें मैंने जैसे मास्क पाचक, आम पाचक, रस पाचक ये ऐड किया था। और हाँ, साथ में मैंने उसको दिया था, अष्टफारस भी ऐड किया था। और साथ में कांचनार गुग्गल वगैरह। तो उससे क्या हुआ, वो थोड़ी देर मेडिसिन लिए, वो जो पॉलिप का साइज है ना वो थोड़ा कम हो गया है। बहुत बढ़िया। और उसकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक है इस टाइम पे। हाँ, तो तो आपका मांस पाचक मैं ने तो पाइल्स को भी सुखा दिया, अच्छा हुआ। हाँ जी। और सर वो कांचना गूगल वगैरह वो भी किया, तो वो उससे मतलब कि उसका साइज जो था ना, जैसे पहले उसका साइज था लगभग 22 mm into 19 mm, ये था साइज। और अब वो दोबारा स्कैन करवाया था तो उसका साइज जो है 20 mm और 9 mm आया, मतलब 19 से 9 उसका जो विड्थ थी वो कम हो गई है। तो जी। इसलिए मैं ये चीजें साथ में कंटिन्यू करूँ, मतलब जैसे डांस का हाँ, गूगल वगैरह हो जाए, है ना। हाँ, हाँ, लेकिन आप बीच बीच ठीक है। में और विरेचन कराते रहिए, हर 7-7 दिन पे। जैसे नित्य विरेचन के द्रव्य है, वो पेट साफ करने का दवाई दीजिए अच्छे से। और फिर ठीक है। जब पाइल्स पूरा ठीक हो जाए, जब हम कैथेटर हाँ डाल जी। सके तो बस्ती जरूर दीजिए, ठीक है। हाँ बस्ती। जी। ठीक है। ठीक है। और सर प्रव्याद रस जो है वो कैसे रहेगा, देना वो चाहिए भी अच्छा उसमें, है, जैसे वो भी पाइल्स अच्छा है, वगैरह है लेकिन तो। द्रव्याद रस में कंटेंस देखिए तो इसमें क्षार होता है, तो पित्त हाँ जी। प्रकृति वालों को हम लोग क्षार नहीं देते हैं ज्यादातर। चित्रकादिवटी ठीक। आप दे सकते हैं, लेकिन उसका प्रकृति देखिए उस हिसाब से। ठीक है। ठीक है। और सर अगर मतलब जैसे प्रव्याद रस हम ऐड करते हैं तो इसमें सूखे का रस वगैरह भी साथ में ऐड कर दें तो। वो भी कर सकते हैं, और पित्त वाले बढ़ाने वाले तेल, मिर्ची मसाला, गरम मसाला ना दें। ठीक है। ठीक है। थैंक आप यू उनसे सर। फॉलोअप लेते रहिए, क्रव्याद रस देने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चित्रगादि हाँ देने जी। को मना नहीं कर रहा हूँ। आप जब भी दवाई देते हैं तो फॉलोअप लिया करिए, कि वो दवाई देने के बाद उसको जलन हो रही है क्या, मुंह में छाले पड़ रहे हैं क्या, एसिडिटी हो रही है क्या। अगर नहीं हो रहे हैं तो ठीक। अच्छी है ना, उसके लिए वो मेडिसिन है, दवाई है। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक। थैंक यू सर। और थैंक्स शैलजा अ मैम, आपका प्रैक्टिस अभी अच्छा हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हैं अभी। हाँ जी सर, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह अब आयुर्वेद में पहले स्टार्टिंग में तो नहीं लेते थे आयुर्वेद देते थे सर, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है तो टोटल आयुर्वेद करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं मतलब।
बहुत बढ़िया मैम। सर आप ही के कारण है सब, आपकी गाइडेंस के कारण। क्या है ना, शमन चिकित्सा करके भी अच्छा कर सकते हैं, और शोधन का जैसे हरिहर सर वमन करा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन नहीं, मतलब दोष कभी कुपित हो जाते हैं तो हम लंघन और पाचन करा के ठीक करते हैं। ये तो संशोधन है, तेषाम न तेषाम पुनरुद्भव। अगर हम संशोधन कराते हैं तो फिर से उद्भव नहीं होता है पुनः, इसलिए संशोधन चिकित्सा बेस्ट है। लेकिन सारे लोग संशोधन के लिए नहीं होते हैं, ज्यादातर शमन ही लेते हैं। ठीक है मैम, आप करते रहिए, और आप हमें ये पेशेंट का फॉलोअप बताइएगा क्या रिजल्ट है कि। हाँ जी सर, जरूर सर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। हाँ, अब और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई केस के बारे में। हाँ हेलो वीना मैम। सर। जी प्रणाम हाँ, मैम, हाँ, बताइए। प्रणाम सर। 2 साल, 2.25 साल पहले एक पेशेंट आया था हेमिप्लेजिया के लिए। तो उनको कार्डियोमेगाली थी और डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था। तो मैंने पहले विरेचन दे दिया। कार्डियोमेगाली के लिए वो उस वक्त सिर्फ अर्जुन क्षीरपाक ही दिया था। तो उसके बाद में हेमिप्लेजिया के लिए बस्ती दे दी, अ, सहचर तेल की बस्ती। शोधन होने के बाद, अग्निवर्धन होने के बाद फिर दे दी थी। नित्य विरेचन देती थी उनको, क्योंकि चलने को नहीं आता था, टॉयलेट के पास भी नहीं जा सकते थे, टॉयलेट में भी नहीं जा सकते थे। तो अ, सद्यो विरेचन उसके लिए दे दिया था। एरंड स्नेह दिया था, एकांगवीर, महावात विध्वंस, और उसके बाद में बस्ती, स्नेह बस्ती, मात्रा बस्ती दे दिया। मात्रा बस्ती के बाद में तिक्त क्षीर बस्ती दे दिया। तो 1.5 साल तिक्त क्षीर बस्ती दे रहे हैं वो। तो अभी कार्डियोमेगाली पूरी कम हो गई है सर। वो चलते हैं, फिरते हैं, वो श्वास नहीं लगता, अच्छे है। रिपोर्ट नहीं करते, रिपोर्ट कर दिया तो वो क्लियर हो जाएगा कि कार्डियोमेगाली कम हो गई है उनकी। हाइपरटेंशन की गोली एलोपैथी की चालू है। डायबिटिक की गोली कम हो गई है, क्योंकि डायबिटिक पूरा नॉर्मल रहता है सर। ऐसा बस्ती से कम हो जाता है तो आपने कार्डियोमेगाली। कितना टाइम बताया, तिक तक बस्ती कितना दिन से दे रही है। एक साल हो गया, बीत करेक्ट। गया 1 साल में। हाँ तो सोचिए, इतना दिन तक देना पड़ता है, तब वायु निकलता है, वो वायु जाके विमार गमन हो गया है, हृदय में जाके बैठ गया है, बहुत हाँ, लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और पेशेंट भी अच्छा है, पैसे भी देते हैं और सुनते भी है मेरा। तो जी, इसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आ गए उनके। बहुत बढ़िया। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है कार्डियोमेगाली का। हाँ। जी, आपने ओ, बहुत अच्छा किया मैम, ऐसे ही आप करते रहिए। और आपके बेटा और बहू को नस से दिया आपने कंटिन्यू, दिया है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको। बहुत अच्छा, मैं भी करती हूँ बच्चा तेल का। उनको दूसरा कौन सा क्षीर वाला था ना, तो उनको बॉटल रख दी पुणे में, और मैं वचा तेल लेके आई। मैं और डॉक्टर कानड़े वचा तेल का नित्य करते हैं नस्य सर। तो उससे क्या आपको लग रहा है, फायदा क्या लग रहा है, मेमोरी में या नींद में, सोचने में क्या फर्क लग रहा है। नींद भी अच्छी है, और अच्छा है। मगर मेरा अणु तेल ना बहुत जलता था। मैं इतने 30 ड्रॉप्स डालती थी तो, और को बहुत निकलता था शिरो विरेचन जैसा। मगर आपसे एकदम साइलेंट लगता है सर। जी। उतना ही डालती हूँ मैं, जी, बचाते। जलन आप नहीं है मगर। आप 100 साल की भी हो जाएंगी ना मैम, तो आप ऐसे ही दिखेंगी और आपका मेमोरी भी शार्प ही रहेगा, कभी वृद्धावस्था आएगी नहीं, आप ऐसे ही यंग रहेंगी। वो एक तरह थैंक से यू रसायन है ना, सर। नस से दे रहे हैं तो रसायन है वो। हाँ। मैंने अनुरिता मैम को 1 साल दिया, उसके बाद वो आई नहीं, अगर वो कंटिन्यू लेती तो और अच्छा फायदा होता।
जी नहीं, नस्य तो आदत सी हो गई है मुझे तो नस्य की। जी। हाँ हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कोई और कुछ बात करना चाहते हैं तो करिए। नेहा मैम, अच्छा अनुरिता मैम आ गई, वर्षा मैम, शैलजा मैम, शशि मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? शशि मैम, आपने वो पेशेंट को दवाई दे दिया जो 2-3 दिन पहले आप बात करी थी? गुड इवनिंग सर। हाँ, उस वक्त तो उनको वही दिया था, रसपाचक दिए थे। और शायद बस इतना ही दिया था। और उसके बाद मैंने उनको बोला था कि आने के लिए, तो फिर वो नेक्स्ट डे ही सर निकल गए थे। वो वहाँ के थे, मोस्टली कांगड़ा के थे ना, तो निकल गए थे। तो अभी वो फिर बोले थे थर्सडे को आएंगे। तो अभी आते हैं तो मैं पूछती हूँ उन्होंने क्या क्या है, अभी क्या कंडीशन है। जी। अभी मैंने पूछा नहीं, आज मैं टेक्स्ट करती हूँ उनको। और शशि फिर मैम, जैसा आपका होता एमडी का पढ़ाई कैसा चल रहा है? सर चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा आप स्पीड कराओ तो फिर थोड़ा सा अच्छी ठीक है, बात बने। अभी ये संडे को हम लोग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स अब शुरू करेंगे, है जी ना? सर। हाँ, हम्म। अभी हम करेंगे संडे से। चलिए जी सर। मैं अभी बताता हूँ। एंजाइना स्पाज्मोडिक जब रहता है पेन, एंजाइना की वजह से स्पाज्मोडिक पेन रहता है, तो क्या करना चाहिए? तो कभी कभी सहसा प्रबल हृदय शूल के साथ सांस रुकने की अनुभूति होती है। रोगी अपने आप को मृत्यु के निकट समझता है। हृदय में जकड़न की अनुभूति होती है। और शूल का प्रसार ज्यादातर वाम भुजा में या कभी कभी दक्षिण भुजा में होता है। मतलब कभी राइट होगा, ज्यादातर लेफ्ट साइड में होगा, कभी कभी राइट साइड में होता है। तो कभी कभी वेदना का प्रसार नहीं होता, एकदम एंजाइना का पेन होता है। और हृदय प्रदेश की त्वचा में अस्पर्शा सहत्व होता है। या कभी कभी उसका चेहरा पांडु रंग का हो जाएगा, फीका हो जाएगा। हाथ पैर जंघा वक्ष श्वेत रहित होता है, बहुत पसीना आता है उसको। और रोगी स्तब्ध हो जाता है, कभी गीला हो जाता है, कभी बहुत पसीना आता है। हार्ट पेन जब होता है अंजाइना पेक्टोरिस में, कभी हिलने डुलने से भी डरता है कि कभी वेदना बढ़ने से उसकी मृत्यु न हो जाए। अनबेरेबल पेन होता है हार्ट में। तो इसका आक्रमण कभी भारी खाना खा लिया या भरपेट खा लिया, उसके बाद में ठंडी लगने से भी हो जाता है। ये एंजाइना ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह से वेदना होती है। तो शूल का प्रकार जो होता है तीव्र होता है। तो उसमें ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट का जो मेडिसिन है वो जीवा के नीचे रखने से शांत हो जाता है। और उसमें ये है कि कारण क्या है, और स्ट्रेस कारण है क्या, या कोई ऐसी बात सुन लिया कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अति अति चिंता में है क्या पेशेंट, वो देखना है। या कभी बीपी हाई हो गया है, या फिर उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका फंक्शन बहुत विकृत हो गया, टीएसएच बढ़ गया है, या T3 T4 बढ़ गया है, उसकी वजह से हो रहा है क्या, रोग का सहसा आक्रमण हो गया है क्या, या फिर बहुत ज्यादा वेदना हो रही है क्या, ये सब हमें पता चलता है। उस टाइम पे तो इमरजेंसी में हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, आईसीयू में एडमिट कराना ही पड़ता है जब हो रहता है। लेकिन बाद में जब पेशेंट हमारे पास स्टेबल होके आता है तो एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां चलती हैं एज पर कंडीशन। हाई बीपी है तो बीपी की दवाई देंगे, हार्ट अटैक आया है तो फिर वो एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करते हैं, ब्लॉक है कि क्या है, उस हिसाब से एलोपैथी की दवाई चलती है। लेकिन हम आयुर्वेद में क्या दवाइयां देते हैं, तो आयुर्वेद में बाद में जब इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है तो हम लोग पेशेंट को वृहद कस्तूरी भैरव रस 125 mgm देते हैं, योगेंद्र रस, समीरगज केसरी रस, ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग नारदियल लक्ष्मी विलास रस देते हैं, कनकासव देते हैं, दशमूला रिश देते हैं, फिर 64 पिपली देते हैं, मतलब अग्नि को अच्छा करते हैं। और प्रभाकर वटी देते हैं, पुनर्नवादी गुगुल देते हैं, अर्जुना रिश देते हैं, पेट अच्छे साफ हो इसलिए गोमूत्र हरित की देते हैं, बलारिश देते हैं कि हार्ट के मसल्स को ताकत मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइम्स का सिक्रीशन हो जाता है उस टाइम पे, हार्ट को बचाना सबसे मेन प्रायोरिटी रहता है। तो फिर से हार्ट को रीजनरेट करना है, मतलब हार्ट को ताकत देना है, इसलिए बलारिश, फिर हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, सहस्त्रपुटिका अभ्रक भस्म, फिर पंचानन रस, फिर पंचतिक्त घृत गोकुल, ककुबादी चूर्ण, हृदय अर्णव रस, दशमूलारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, शंकरवटी, दशमूलारिष्ट, ये सब जब देते हैं तो हार्ट अच्छा रहता है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मतलब वृहदवाद चिंतामणि रस भी देने से फायदा होता है। मन को खुश रखना बहुत जरूरी है। एलोपैथी में मूड एलिवेटर्स ऐसे दवाइयां रहती हैं, हम लोग मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मीवटी, स्मृति सागर रस, उन्माद गज केसरी रस, ये सब जब देते हैं, चतुर्मुख रस, जैसा कंडीशन है वैसा देने से फिर शिरोधारा, फिर हृदय बस्ती,
फिर अपना बस्ती देते हैं तो पेशेंट स्टेबल रहता है, फिर से अटैक नहीं आता है। जी, बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर कुछ नहीं। आपको सर विरेचन करने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा है ना अभी? मेरे को अभी बहुत ही अच्छा लगता है। आपको बहुत हाँ कम सिम्टम्स है अभी। हाँ, मतलब जो हार्ट में से हैवीनेस लगता था वो कम हो गया। वो तो बस चला ही गया। मैं अभी स्पीडली चलता हूँ। बहुत तो बढ़िया सर। हाँ, कुछ तकलीफ नहीं है मेरे और सर आपका ब्लॉकेज अभी है कि नहीं है हार्ट का, वो चेक कराना है। को। वो चेक करेंगे ना, अगले महीने हो जाएगा। और आपका पेट साफ होता है, भूख लगता है रोज? हाँ, पेट तो बढ़िया सफा होता है। 2-3 बार तो जाना पड़ता है। जी। हाँ ठीक है। और अग्नि अच्छा है आपका सर? बहुत। आपको तो लिख के भेजा मैंने, बहुत तेज लगती है मेरे को तो। टाइम ये हो जाता है, कब मिलता है खाने को, ऐसा हो जाता है। सर जीभ दिखाएंगे क्या? आपका जीभ देखना है। पहले सामता था, सर को हार्ट में ब्लॉकेजेस थे बहुत सारे। सर का कितना बार अटैक आ गया है? हाँ, अभी भी सामता है सर। हाँ, अल्प शांता है। सर आपको कितने बार हार्ट का अटैक आया? 2 बार। 2 बार अटैक आया। और कितना एक ब्लॉकेज? तो एलईडी तो ब्लॉक है टोटल 100%। वो तो पूरा ये नॉन वायबल है पेट अच्छा, स्कैन में तो। मतलब 100% ब्लॉक दिखा रहा था। हाँ। अच्छा, तो फिर एंजियोग्राफी। बाकी का 90, बाकी 70, यानी ट्रिपल वेसल ब्लॉक है। अच्छा, तो आपने पहले और अभी में क्या ट्रीटमेंट लिया? पहले तो एलोपैथी लिया होगा। हाँ, एलोपैथी तो वो चालू ही है अभी भी। हाँ, तो क्या इकोस्प्रिन वगैरह ले रहे? इकोस्प्रिन है, बाद में मेटोक्लोप्रोमाइड चालू है। वो ये जी। मेट प्योर एक्सेल चालू है, मोनोट्रेट चालू है, अच्छा, तो और ट्राइग्लिसराइड का टेबलेट है। सर आपने अभी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने के पहले क्या सिम्टम थे आपको? मतलब लोगों को, मेरे को मालूम है, लोगों को बताइए। मुझे बॉडी हेवी लगती थी। हाँ बॉडी एक रहता था, हेडेक रहता था। हाँ। पेट बस हमेशा प्रॉब्लम देता था। जी। ये ऐसा बहुत कुछ थे। और डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं होता था, कभी अच्छा रहता था, कभी अनकंट्रोल हो जाता था। अच्छा, हाँ। तो तो उसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। अभी तो वो कुछ भी नहीं है। शुगर की भी टैबलेट मैं नाइट की लेता नहीं है, तो भी सुबह 90 के आसपास रहता है शुगर मेरा, फास्टिंग। बहुत बढ़िया। तो सर ने दीपन पाचन सब लिया था। मैंने क्या क्या दवाई दिया था मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वमन किया सर ने, घृतपान करके वमन किया, 7.5 लीटर तक क्वाथ पी के वमन किया। उसके बाद संसर्जन गम किया, पूरा लंघन किया। उसके बाद विरेचन किया है ना सर? हाँ, हाँ, तो अभी 1 महीना बाद सर चेक करेंगे उसमें कितना ब्लॉकेज निकला है, वो हम देखेंगे अभी। चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी भी सामता है सर, आम हाँ, पाचे को क्षमता है। लेना पड़ेगा। मैं लेता हूँ मेरी आम पाचे कोटी। अच्छा, म- हाँ, ठीक है। मेरा वाला लीजिए सर, मेरा वाला कंटिन्यू लीजिए। चलेगा चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा सर का कितना ब्लॉकेज ठीक हुआ। सर रिपोर्ट देंगे, आप लोग को भी फायदा होगा, सीखने को मिलेगा। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर राम कुमार जी, अनुरिता मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हरिहर सर बोलिए सर। जी सर, अभी तो कुछ कहीं है नहीं। मैंने अभी 15 दिन से बंद किया है वो तिक्तक शिर बस्ती। सर आपको तिक्तक शीर, आप 1 मिनट वीडियो ऑन करिए सर, बात करना है। सर आपने मतलब पहले ट्रीटमेंट के पहले कैसा लगता था, तिक्तक शीर बस्ती के पहले, और अभी कैसा लग रहा है बताइए? सर अभी तो मैं ठीक हूँ पूरा। हाँ, पहले कैसा लगता था जब तिक्तक शीर बस्ती नहीं लिया था, तो क्या फील होता था? पहले ऐसा सारे दिन सोता रहो, कोई काम नहीं करूँ, ऐसा लगता था। अच्छा, और अभी तिक्तक शीर बस्ती लिया, सब ट्रीटमेंट लिया, तो क्या फील हो रहा है सर? हाँ, तो सब अच्छा है। वो मेरे को ब्लॉकेज ही था ना सर। तो आपको भी था उसमें ब्लॉकेज? जी। 2 स्टेंट बिठाया हुआ है। तो उसके लिए मैं अभी प्रभाकर वटी ले रहा हूँ, आपने जो भेजी थी वहां से। जी। और आंख के लिए सप्तामृत लो ले रहा हूँ।
जी। तो आपके आई साइट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इतने दिन में, 6 बस महीने? जो जितना फायदा है इतना है अभी, तो मेरे ख्याल से 50-60% तो ठीक है सर। जी। और जो आपके हाथ कांपते थे? वो अभी सही है, इतना नहीं कांपता है सर। अच्छा है ना सर। सब आप पार्किंसन डिजीज की तरफ जा रहे थे, कंपवात की तरफ, हमने आपको हाँ वो तो सर 15 साल से था, लेकिन अभी कुछ ये 1-2 महीने से थोड़ा कम हुआ है। जी। और सर आपको सुनाई नहीं देता था, वो ठीक हुआ? नहीं, कान में कोई तकलीफ नहीं थी सर। आप बोले थे ना कम सुनाई देता है, कुछ ऐसे नहीं, था। आंख में, आंख की थी, आँख की दिखने थी की। तो दोनों आँख से अब अच्छा दिखाई देता है? हाँ, एक लेफ्ट साइड की आंख तो पूरी अच्छी तरह देखता था, राइट में मेरे को ARMD हो गया था, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। सप्तामृत लो, पंचामृत लो, और प्रभाकर वटी, अच्छा। तिक्तक्षीर बस्ती, ये ले रहा हूँ। जी। तो आपने अभी क्यों ब्रेक लिया है 15 दिन से? बोर वो हो गए? मेरे को थोड़ा ऐसा ज्यादा लेटरिन लग रहा था, तो इसलिए बंद अच्छा। कर दिया। ठीक है, ठीक है। फिर शुरू कर इसलिए दीजिए मैंने अभी। आपको गर्मी बोला है। ही था सर कि मैं अभी बंद कर दूं, तो आपने बोला था कि हाँ 10-15 दिन के लिए हाँ, बंद कर दो। और क्योंकि सर गर्मी बहुत है ना सर, वहाँ गुजरात में, सौराष्ट्र में। बहुत बहुत गर्मी, और सर तिक्तक्षीर बस्ती में मैं उसके साथ वो कौचा चूर्ण लेता था। बहुत बढ़िया। वो रसायन है, वृक्ष है। हाँ, तो इसके वजह से भी मेरे हाथ में थोड़ा फायदा होगा। मैं सोच रहा था कि वो कंपात्री रस आता है ना आपका, हाँ, कंपवातारी रस, हाँ। तो अभी लेने की इच्छा थी, लेकिन अभी ठीक है, तो मैंने सोचा कि तो नहीं लूंगा। ठीक। आप पंचामृत लॉ गूगल ले रहे हैं, उसी से ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। हाँ, पंचामृत तो सर ये 6 महीने तो हो गया मेरे ख्याल से। बहुत वो बढ़िया। अभी आपके यहाँ से ही बनाया मंगाया है, वहां से, बॉम्बे से। हाँ जी। ये सप्तामृत लो और प्रभाकर वटी, इतनी चीज ले रहा हूँ। जी। और अनुरिता मैडम बोल रही हैं कि नस से ले रहे हैं क्या? नस्या सर नहीं लिया। नस से लीजिए ना सर। वो नस्ये में लेता हूँ सर, लेकिन क्या है कि मेरे को सोचता हूँ, मैं भूल जाता हूँ सर नस्ये लेने का। अच्छा, आपके बेटा जो है ना डॉक्टर, उनको बोलिए कि आप डाल दिया करो सोते टाइम। हाँ, वो डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, रीना है हाँ। उनकी घरवाली, वो भी डाल देती है। लेकिन क्या होता है कि मैं कैसे भूल जाता हूँ मालूम नहीं सर। कोई बात नहीं। ख्याल बहुत रखता हूँ, ये दवाई तो मान लो कि कभी एक दिन भी छोड़ी नहीं है सर, जी लेकिन जी। नशे भूल जाता हूँ, ये सही बात। नशे से सर, मेरे कुछ होता भी नहीं है, अच्छा लगता है। तो सर नस से लेंगे ना, तो आप 100 साल के भी हो जाएंगे, तो एकदम यंग रहेंगे, एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। अभी भी आप बहुत स्मार्ट हैं सर, हैंडसम स्मार्ट है। नहीं सर, अभी तो ज्यादा ठीक है, मान लो कि 1 साल पहले हम मिले थे पहली बार, और हाँ अभी इसमें ज्यादा आपको फर्क लगेगा। हाँ। अभी आप ज्यादा स्मार्ट है, एनर्जेटिक है पूरा दिन, सुबह से हाँ शाम। सर। हाँ सर, बहुत अच्छा हो गया। आप श्रेष्ठ वैद्य हैं सर, सौराष्ट्र के। तो आप ठीक रहेंगे, तो आप तभी तो लाखों पेशेंट को ठीक करेंगे ना सर। वो जी। तो सही है सर, लेकिन वो सब आपकी कृपा है। हाँ जी सर। ठीक है सर, फिर आप बताइएगा। और आपका जो नाती है, उसको जो जीभ में था, वो ठीक हुआ क्या? क्या? जीभ, आपके जो बेटा का बेटा है ना, राजकोट वाला, हाँ हाँ। उसका जीभ वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? उसने उसने आपने बोला है ना, तो वो अभी उसका स्नेहन चल रहा है, मेरे ख्याल से 5-7 दिन स्नेहन करके उसको वमन करा दो। ठीक है, वमन करा दीजिए, हाँ। और सर वो आपकी मैडम का क्या हाल चाल है, जिनको? सर वो मेरी मैडम भी मेरे पास में ही बैठी है, उनका तो दर्द बढ़ता जाता है सर। 1 महीना से तो वो सूंठी का क्वाथ के साथ एरन ने ले लिया, लेकिन उसमें भी कुछ फायदा तो नहीं है, दर्द क्या और पेट जल। साफ नहीं हुआ क्या? पेट साफ नहीं होता? 1 महीना तो लिया सर, 20-20 ml लेती थी एरन। अच्छा, तो पेट साफ नहीं होता था? पेट भी साफ होता था, 5 से 7 बार जाती थी, कभी 3-4 बार, ऐसा लगता था। हाँ, तो हो जाएगा। उसको सर कोई दवाई नहीं चलती, गैस ही बन जाए। तो मैंने सोचा कि उसको पंचामृत परपट्टी दे दूं, और वो आशा वरिष्ठ वाला चालू कर दूं। हाँ, कर दीजिए सर। एक ही पंचामृत परपट्टी दूं कि और कुछ हाँ, दूं? एक ही दे दीजिए पंचामृत परपटी से, ग्रहणी कला अच्छा करेंगे, वायु नहीं बढ़ेगा फिर उससे अच्छा। और हाँ, सर अनुपान उसके भुना हुआ जीरा या हींग? दोनों चल सकते हैं।
आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा पंचामृत प्रॉपर्टी। हाँ सर, तो मैं उसको चालू कर, क्योंकि उसका दर्द तो सर बढ़ता जाता है इसमें, अब कोई तो बात मेरे नहीं को सर, उसमें ग्रहणी रोग जब होता है ना, वातज ग्रहणी में वायु का प्रकोप होता है, तो अभी ग्रहणी को ठीक करना है तो थोड़ा घृतपान भी कराइए और परपट्टी कर दीजिए, आसावरिश दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो मैंने सब पंचामृत प्रॉपर्टी मंगाई है 50 ग्राम जितनी। हाँ, आप देखे देखिए क्या रिजल्ट आता है। दूसरी फार्मेसी की है, उमा आयुर्वेदिक फार्मेसी की, अगर कोई बात रिजल्ट नहीं। हो तो नहीं मैं आपसे मंगवा लूंगा सर। और उनको भुना हुआ जीरा, और सर वो जो हींग देते हैं वो कौन सी हींग हम मंगाए? एक बधानी हींग होता है, हींग दीजिए, उसके साथ घी जरूर दीजिए। जी सर। या घी घी हींग को घी में भूनने से हाँ भी अच्छी हाँ, हो? हाँ वो अच्छा रहता है। अच्छा, तो कौन सी हींग मंगवाऊं वो पंचाली से दुकान से? अभी हम लोग बंधानी हींग खाते हैं, बाकी लोग को मालूम है तो बताइए कृपया, किसी को मालूम है हींग कौन सा खाना चाहिए? सर एक बार मैंने जामनगर से लिया था हींग रस, हाँ। तो मेरे ख्याल से वो 10 ग्राम का 300 रुपया लिया था इसमें। अच्छा। खड़ा हिंग लीजिएगा सर, राजस्थान का खड़ा हिंग पाउडर मत लीजिएगा, बस तो उसको भून के सिर्फ बनाइए। जी सर, वो ऐसे जो बंधा बंधा आता है ना, उसको लेके घी में भून के फिर कूट के फिर पाउडर बनाइएगा। जी जो सर। बने बनाए आते हैं ना मार्केट में पाउडर, वो मत लीजिएगा, ऐसा अनुरीता मैडम कह रही है। हाँ वो बने बनाए तो नहीं लगा, लेकिन मैं मंगवाना चाहता हूँ पंसारी की दुकान से, तो कौन सी हींग मंगवाऊं ये मैडम अगर बता सकती हैं? जो आप जामनगर से मंगाए वही अच्छा होगा ना सर? वहाँ हींग रस। हाँ अच्छा। हाँ सर, तो मैंने मैं। मैंने न वहां पे आपके सोमनाथ में वो जो खाया ना दही वड़ा, वो हाँ फर्स्ट टाइम खाया जिसमें ऐसा दही वड़ा था जो मीठा था, इतना ज्यादा हाँ। चीनी डाला था। हम लोग ऐसे मीठा वाला दही वड़ा नहीं खाते हैं। आपने मुझे नहीं, खिलाया था ना, लेकिन सर कैसा लगा? नहीं बढ़िया था वो दही वड़ा तो। बढ़िया था, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है नमकीन ये दही वड़ा। आपके हाँ गुजरात में हर चीज में मीठा बहुत रहता है, दाल में चीनी, सब्जी में चीनी, गुड़ बहुत हाँ डालते हैं, गुड़ और चीनी, इसलिए आप लोग बहुत मीठा बोलते हैं सर आप लोग। हाँ। तो दही वड़ा भी मीठा था, बहुत ज्यादा अभी मीठा। आपने तो पूछा है तो मैं उनके हमारे मैडम के लिए क्या करूं? और कुछ पंचामृत प्रॉपर्टी आशा हाँ, वरिष्ठ में मैंने वो आपने बोला था ने, तो दस मैंने मुलारी सारे से मंगवाया पुनर्नवारिश। है। आशा वरिष्ठ, दशमुला रिषेध, द्राक्षासव और पुनर्नवासव। ये इतना दीजिए सर, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो उसमें और ऐड करेंगे। जी सर। और थोड़ा थोड़ा घी भी दीजिए उनको, और हो सके तो बस्ती दीजिए शीरबला तिल का। हाँ वो बस्ती चालू कर दूं? पहले तो किया था लेकिन वो बोलती थी कि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, 1 महीना लिया फिर बंद कर दिया। नहीं, फिर से मैं एक स्टार्ट करिए दिन सर, अभी वर्षा ऋतु आ रहे हैं ना तो। बस्ती देता था सर, एक दिन वो देता था टिक सिर बस्ती। सर अभी वर्षा ऋतु आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। हाँ सर। तो सर एक बार उनको ये नहीं करना चाहिए, वो अपने आमवाद के लिए जो बस्ती है ना वो गुड़? हाँ, वो वैतरण बस्ती, हाँ वैतरण बस्ती। वो भी पहले 7 दिन दे के वैतरण बस्ती दे के फिर नॉर्मल बस्ती शुरू कर दीजिए। मैंने ऐसा लगता है कि अभी वर्षा ऋतु आती है तो वैतरण बस्ती चालू कर दो। हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं देना है, वो 7 ही दिन देना है। 7 ही दिन दूंगा सर। हाँ, फिर नॉर्मल बस्ती दे दीजिए। हाँ और हाँ। पंचामृत परपट्टी और आसावरी शुरू करिए, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। जी सर। अभी थक गया है सर, उनके लिए क्या करें हम भी सोच रहे हैं। और और सर कोई वो दवाई नहीं है, पेन बिल्कुल कम नहीं होता उसका। जो मैंने पेन का ऑयल दिया था वो लगाती हैं? सर वो लगाने से भी पेन बढ़ जाता है उनको। ठीक है, फिर आप वो मत दीजिए, ग्रहणी की चिकित्सा करते हैं पहले, वातज ग्रहणी है। जी सर। पंचामृत परपट्टी का यूज करके देखिए फिर क्या होता है, देखते हैं। जी सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू तो सर। भुना हुआ जीरा और हींग वो कितनी कितनी मात्रा में ले लूं सर? वो कितना खाया जाता है उससे देखिए, 1 ग्राम, 2 ग्राम, आधा ग्राम, कितना खा सकती हैं। हाँ। और परपट्टे की मात्रा कितनी रखो अब? परपट्टी 125 mgm की एक गोली आती है, वो सुबह शाम एक एक गोली या दो दो गोली दे दीजिए। वो परपट्टे की वैसे है, पपड़ी जैसी है? तो उसका 1 ग्राम थोड़ा सा ही दीजिए, उसके 60 पुड़िया बना दीजिए, जितना आता है अंदाज से। 125 mgm तक, एक रत्ती तक, एक चुटकी तक लेना है हमें। जी सर।
और उसके बढ़ाऊं कि चुटकी ही रखूं? चुटकी रखिए, उतना पचना चाहिए, पहले पच रहा है कि नहीं, भूख लग रही है कि नहीं, वो देखिए। हाँ। पर पट्टी तो एक ही चुटकी है ना, ज्यादा नहीं बोला है, उसकी मात्रा कमी है। तो अभी तो वो पपड़ी जैसे उसको पाउडर बना लूं तो चलेगा? हाँ हाँ, ठीक ठीक है है सर। सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा ओके। आपसे बात करके। ठीक है। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, गंगवार सर बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। सर कि पेशेंट है मेरा सर, उसे रीनल स्टोन थी तो वो निकल तो गई है, लेकिन रीअक्रेंस हो रही है। और फिर दूसरे सर रीनल पैरेंकाइमा में जो है, जो अल्ट्रासाउंड में आया है, वो 4 mm का कैल्सिफिकेशन आया है सर। सर कैल्सिफिकेशन है मतलब अस्थि धातु का विमार्गमन कहाँ हो गया है, मेद व स्त्रोतस के मूल स्थान पे हो गया है। जी सर। तो उसमें अस्थि मज्जा पाचक देना बहुत जरूरी है आपको। जी वो अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, और बार बार रिकरेंस हो रहा है तो जी बीज वाली चीजें हैं वो मत दीजिए, जैसे कि टमाटर के बीज, बीज वाली चीजें कम करिए, पत्ते वाली सब्जियां बंद करिए, और उनका बीच बीच में वमन और विरेचन कराते रहिए सर। और तिक्तक अच्छा। शीर बस्ती दीजिए, अवपीडक स्नेह दीजिए। अवपीडक स्नेह मतलब खाने के पहले घी, खाने के बाद घी। इससे वो क्या होगा कि घी जो जाएगा ना, वो जी। कैल्सिफिकेशन का जो हार्डनेस है उसको सॉफ्ट कर देगा, और फिर हम्म। तक क्षीर बस्ती डिजोल्व करके निकाल देगा। जी सर। नहीं तो क्या होगा, किडनी फेलियर हो सकता है सर, वो बढ़ेगा जी। क्या। इसलिए स्नेहन करना है तो आप तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन, एक दिन धानवंतर तेल का बस्ती या शीर बला का बस्ती कंटिन्यू 1 साल दीजिए, और फिर देखिए क्या अच्छा रिजल्ट आता है। और तिक्तक क्षीर बस्ती में आप गोक्षुरादि घृत दीजिए, शतावरी घृत दीजिए, या महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, ऐसे घृत कल्पना दीजिए जो तिक्त रसात्मक हो या मधुर रसात्मक, जो जी। कैल्सिफिकेशन को डिजोल्व कर दे पूरा। जी। जी सर। ठीक पेशेंट को सर। बोलिए 1 साल तक बस्ती लेना पड़ेगा, ऐसे बोलिए। मतलब सर तिक्त चीर बस्ती और धनवंतरम तेल की बस्ती देना है मेरे को, हाँ सर। और दो ये देना है, क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा पाचक। हाँ, और जो मूत्रल दवाइयां हैं वो कंटिन्यू दीजिए, जैसे गोक्षरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवारिश, और खाने के पहले खाने के बाद घी जो है वो देना है। जी सर। हाँ, और आप बीच बीच में 7 दिन 8 दिन के बाद 15 दिन बाद विरेचन का कुछ दे दीजिए, अनुलोमन के लिए रोज रोज मतलब नित्य विरेचन, जैसे जी। गंधर्व की दे दीजिए, त्रिवितलियम दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए। जी जी सर। और आप हेतु निकालिए कि क्यों हो रहा है किडनी स्टोन, पानी कम पीते हैं क्या, या फिर क्या वेगावरोध सर, का। ऐसा है, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। पहले भी इसके कई बार ऐसा हो चुका है कि स्टोन निकल गई है, ठीक ठाक रहे हैं, फिर रीअकरेंस हो गई है, लेकिन हेतु कोई मिल नहीं रहा है एग्जैक्ट। कोई बात नहीं सर, आप इतना करिए फिर हेतु भी मिल जाएगा। सर एक जी। बात पूछ लूं? हाँ सर, पूछिए सर। थैंक यू सर। मैं अगर जीरा और हिंग के बजाय मैं हिंगवाष्टक चूर्ण और घी खाने के पहले और बाद में ऐसे शुरू करूँ तो? बहुत अच्छा है सर, वो तो और अच्छा फायदा करेगा, दीपन पाचन करेगा। वो हिंग नहीं मंगाऊं और अच्छी हो फार्मेसी रहा का है ना। हाँ सर, वो अच्छा है। हिंगवाष्टक चूर्ण और घी का घी है वो दे दूं सर? हाँ सर, दे दीजिए हिंगवाष्टक चूर्ण। और पंचामृत परपटी? हाँ सर, दे दीजिए। और परपटी का अनुपान कौन सा रखूं, लच्छी छाछ? परपटी का छाछ। जी सर। ठीक है, और तो मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि 1 घंटा हो सर गया है। खाने के पहले दूं कि खाने के बाद परपटी? दोनों टाइम देंगे तो ज्यादा चलेगा, खाने के साथ में समान वायु पे काम होगा। जी सर। खाने के साथ दीजिए, 1 गिलास खाना खा के फिर खाएं। अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। अभी मैं कल से कोशिश करूंगा कि हमारा सेशन हो, बारिश हो या कैसे भी, मैं ट्राई करूंगा कल से सुबह रोज सेशन होगा। तो अभी हम सो जाते हैं खाना पीना खा के। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम सर।